हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो पीटी 365 के कल्चर के पोर्शन में हम लोगों ने 5 चैप्टर लगभग ख़त्म किए हैं, 4 चैप्टर, और 5वें की ओर हम लोग कंटिन्यू है। तो इसमें आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ है रानी दुर्गावती के बारे में देख लेते हैं क्या है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 500वां जो जन्मदिवस है या बर्थ एनिवर्सरी है वो अभी वीरांगना रानी दुर्गावती का मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है, रानी दुर्गावती का। ठीक है। और रानी दुर्गावती के बारे में बात की जाए तो वो जो है चंदेल डायनेस्टी के अंतर्गत मतलब चंदेल राजवंश में महोबा बांदा के पास उत्तर प्रदेश में जन्मी थी। आगे बात की जाए तो चंदेल डायनेस्टी का डिक्लिनेशन जो स्टार्ट होता है, यानी कि उसका जो पतन स्टार्ट होता है, वो 12वीं शताब्दी के आसपास में स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में उसको रिवाइव कर दिया गया चंदेल रूलर कीरत पाल सिंह के द्वारा, जो कि उनके फादर थे। तो कीरत पाल सिंह जी ने गिरती हुई चंदेल डायनेस्टी को पुनरुत्थान किया या फिर से संभाला। उनकी शादी जो हुई वो दलपत शाह से कर दी गई, जो कि गोंड डायनेस्टी गढ़कटंगा के थे। ये सब कुछ हुआ 1542 के आसपास। फिर गोंड्स जो थे उनके बारे में ये बताना है कि जो गोंड हुआ करते थे वो सबसे बड़ा जनजातीय समूह था और द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप था, जो कि आपके मध्य भारत के पास निवास करता था। अगला है कि एज्यूमिंग लीडरशिप। जब उनके नेतृत्व को देखा जाए कि नेतृत्व संभालना कब शुरू की, तो शी टुक रीन ऑफ द गोंड डायनेस्टी। उन्होंने गोंड शासन की जो नींव थी उसको 1550 ईस्वी में दलपत शाह की मृत्यु के बाद जो है संभाला सत्ता। इनका एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ अकबर के साथ, एक छोटा सा संघर्ष हुआ। क्या था कि मुगल जनरल जो असफ खान था उसने लॉन्च किया था अटैक विद द परमिशन ऑफ अकबर। अकबर के नेतृत्व में या उनकी परमिशन लेने के बाद असफ खान के नेतृत्व में एक इनके खिलाफ जो है युद्ध छेड़ा गया था या आक्रमण किया था उनके ऊपर। तब जो है इनका छोटा सा एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अकबर के साथ। अगर बात की जाए कि इनका योगदान क्या है भारतीय जो भी संघर्ष की कहानियां हैं उसमें, तो कंट्रीब्यूशन में सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में देखेंगे और संरचना में इन्होंने कई सारे ताल बनवाए हैं, जिसमें से कुछ ताल यहाँ पे लिखा हुआ है कि रानी ताल है, चेरी ताल है और तीसरा है आधार ताल है। ठीक है। तो 3 ताल बनवाया। उसके साथ साथ इन्होंने जो इनकी कैपिटल थी उसको मूव किया, चौरागढ़ लेकर गई। चौरागढ़ में राजधानी लेकर गई। यहाँ मैंने पहले से लिख कर रखा है। पहले कहाँ पर हुआ करती थी, तो सिंगौरगढ़ पहले हुआ करती थी राजधानी, अब इन्होंने चौरागढ़ किया उसको। ये स्थित कहाँ स्थित थी, तो सतपुड़ा हिल रेंज में स्थित थी और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। फिर अगली बात आती है, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लूँ क्योंकि चीज़ें दिख नहीं रही होंगी। ओके। अगली बात आती है पैट्रोनेज ऑफ रिलीजियस फिगर। तो धर्म गुरुओं का संरक्षण इन्होंने किया था। उन्होंने बहुत सारे धर्म गुरु, जिसमें से कि एक हैं आचार्य विट्ठलनाथ, उनको इस्टेब्लिश किया था और सीट ऑफ पुष्टिमार्ग कल्ट एट गढ़, ठीक है, ये चीज़ इनको दी थी। यानी कि गढ़ में पुष्टिमार्ग पंथ की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। किसे दी थी, तो आचार्य विट्ठलनाथ को दी थी। फिर बात आती है कि उन्होंने वेलकम किया था विट्ठलनाथ और वल्लभ कम्युनिटी को, और खुद भी जो है उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। अगला एक पॉइंट आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क करके जरूर नोट करना है। कहता है कि विक्ट्री ओवर बाज बहादुर ऑफ मालवा। तारीख फरिश्ता में फरिश्ता बताता है कि बाज बहादुर को इन्होंने जो है हराया और उसके ऊपर विजय प्राप्त की। ठीक है, रानी दुर्गावती ने। अगला है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन में आओगे तो स्टोरी ऑफ दुर्गावती वॉज क्रॉनिकलाइज्ड बाय अबुल फजल। तो अबुल फजल जी ने, जो कि एक इतिहासकार भी थे, उन्होंने दुर्गावती की कहानी लिखी है। उसके साथ साथ ब्रिटिश कर्नल थे स्लीमैन, तो स्लीमैन ने भी लिखा है। स्लीमैन के बारे में एक पॉइंट आपको और पता होगा कि ठगी प्रथा का अंत, जब भी ये पॉइंट पूछा जाता है तो कर्नल स्लीमैन का नाम आता है। फिर बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टू द रिच हेरिटेज ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो एक समृद्ध गौरव है, विरासत है, उसमें क्या योगदान दिया, तो इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कराए, जिसमें से मल्टीपल टेम्पल्स इनसाइड कलिंजर फोर्ट। कलिंजर का किला जो है बांदा के आसपास में पड़ता है, कलिंजर का किला, तो वहाँ पर जो है इन्होंने बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया।
ठीक है, तो थोड़ी बातें मैंने आपको रानी दुर्गावती के बारे में बता दी हैं। अब चंदेल डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। तो ये जेजाक भुक्ति के चंदेल से संबंधित थे। अलग अलग दो चंदेल हैं, ठीक है। तो इसमें इनका जो है ये जेजाक भुक्ति के चंदेलों से संबंधित है। ये इंडियन राजपूत हुआ करते थे, भारतीय राजपूत के क्लैन के थे या घराने के थे, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इनका जो वंश था, जेजाक भुक्ति के जो चंदेलों का वंश था, वो आपका नन्नुक ने स्टार्ट किया था 835 एडी में, यानी कि 835 ईस्वी में। इसके कुछ प्रोमिनेंट या प्रमुख शासकों में एक यशोवर्मन थे, एक धंग थे, एक विद्याधर थे, उसके अलावा परमार्दी देव थे और त्रैलोक्यवर्मन थे। तो इंपॉर्टेंट है इसमें यशोवर्मन का नाम, धंग का नाम और परमार्दी देव का नाम, तीन लोग का नाम आप याद कर सकते हैं। मेजर सिटीज़ कौन सी थी, प्रमुख शहर इनके समय में कौन कौन से थे? तो एक तो था खजुराहो, ठीक है, जिसका बाद में कैपिटल सिटी हुआ करता था ये, जिसको बाद में महोबा से क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, ठीक है। बाद में मतलब कैपिटल सिटी महोबा बना दी गई। लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते थे संस्कृत, उसके साथ में प्राकृत। इनकी सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी और उसी के आधार पर सामाजिक संगठन का आधार हुआ करता था। डिक्लाइन कैसे किए? तो जब इन्वेजन हुआ मोहम्मद गजनवी का, जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का जब आक्रमण हुआ, तो इसके साथ ही इनका पतन हो गया। अगला जो है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो कौन आपको छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानता है? देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। तो सेलिब्रेट हुआ है अभी 350वां इनका एनिवर्सरी, 350वां इनका राज्याभिषेक की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में एनिवर्सरी ऑफ द कोरोनेशन, कोरोनेशन मतलब होता है राज्याभिषेक, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इनका रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में जो है वो हुआ है, 350वां एनिवर्सरी मनी है। छत्रपति शिवाजी के बारे में बात की जाए तो 1627 से लेकर के 1680 तक का इनका काल रहा। जन्मे थे ये शिवनेरी दुर्ग में, जो कि जूनार पुणे के निकट है, और 19 फरवरी 1630 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ अलग लिख रही है, इसमें 1627 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक बारी चेक करके आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मदर, इनकी थी जीजाबाई। पिताजी का नाम था शाहजी राजे भोसले या शाहजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये एक स्टेबल किंगडम बनाना चाहते थे, एक क्या बोलते हैं, स्थिर या स्थायी राज्य बनाना चाहते थे, और विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर्स फैमिलीज, बहुत सारे ताकतवर परिवारों की मदद से, शक्तिशाली योद्धा परिवारों की मदद से, जिन्हें देशमुख कहा जाता था। तो याद रखेंगे, ठीक है। आपको दो देशमुख का नाम याद आ रहा होगा, एक रितेश देशमुख और एक उनके पिताजी जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके नाम में देशमुख लगा हुआ है। तो ये लोग पावरफुल वॉरियर फैमिलीज से आते थे। फाउंडेशन ऑफ स्वराज की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्टार्ट किया था एक काम, फाउंडिंग ऑफ स्वराज इन द पुणे रीजन, पुणे के क्षेत्र में स्वराज स्थापना का काम शुरू किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि स्वराज स्थापना का काम वहाँ पर शुरू किया था। फिर कहता है कि इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन आर कॉल्ड मावलाज, ठीक है। तो वहाँ के जो निवासी थे उनको मावल कहते हैं। क्या कहते हैं? मावल, ठीक है। फिर इनका जो ऑब्जेक्टिव था ना स्वराज स्थापित करने का, वो ये था कि हम स्वराज की स्थापना करेंगे। इसके उद्देश्य इस तरह होगा कि मुहर वहर अपनी जो है स्पष्ट मुद्रा या मुहर के रूप में व्यक्त करेंगे। और शिवाजी के बारे में ये भी कहा गया है कि शिवाजी का जो साम्राज्य होगा वो हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू सीक द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के कल्याण के लिए ही ये अपने स्वराज का निर्माण करेंगे। इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया, बहुत सारे किलों पर अधिकार कर लिया, जिसमें मुरुम देव, रायगढ़ के फोर्ट को ही मुरुम देव भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मुरुम देव या रायगढ़, ठीक है। फिर आता है तोरना पोर्ट, ठीक है। कोंढाना को आपने देखा ही होगा, कोंढाना अगर तानाजी मूवी देखी होगी तो कोंढाना पोर्ट की ही बात होती है उसमें। फिर आता है पुरंदर का किला, काफ़ी ज़्यादा फेमस किला है। इन किलों को अपने अधिकार में लिया और स्वराज की लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, और स्वराज की नींव रखी। अगर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए, यानी कि प्रशासनिक कार्यों की बात की जाए, प्रशासनिक संरचना की बात की जाए, तो बहुत ज़बरदस्त है। ये किंग होते थे एट द हेल्म, मतलब सबसे शीर्ष पर रहते थे। उसके साथ साथ इनको असिस्ट करने के लिए, सुझाव देने के लिए एक काउंसिल ऑफ
स्टेट मिनिस्टर्स, जिसको कि अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, वो होते थे। तो याद रखिएगा, इनके काल में ये सबसे शीर्ष पर होते थे, यानी कि जो राजा होता था, शासक होता था, वो सबसे शीर्ष पर था। और इनको परामर्श करने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी जिसका नाम था अष्टप्रधान, जिसमें कुछ लोग हैं जैसे पेशवा है जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं, मजूमदार है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर या लेखाकार के रूप में भी जाना जाता है, फाइनेंस देखता था। वाकया नवीस है, गुप्तचर विभाग, डाक और घरेलू मामले देखता था, इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स। फिर आता है दबीर। दबीर जो था वो फॉरेन सेक्रेटरी था, यानी कि विदेश मंत्री भी कह सकते हैं आप उसको, या विदेश सचिव या विदेश मामलों को देखता था। सेनापति आता है, सेनापति आपका कमांडर ऑफ आर्मी होता था, सेना को देखता था। देन आता है आपका न्यायाधीश और पंडित राव, जो कि धार्मिक अनुष्ठान को देखते थे। फिर आता है सुरानवीस, जो कि रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, अर्थात शाही आदेश तैयार करता था। और फिर था पंडित राव, जो कि चैरिटेबल ग्रांट्स को देखता था। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए इसमें। इन पॉइंट्स को भी नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, कि शिवाजी का जो था हेल्म वो सबसे ऊपर था, कि वो खुद प्रधान होते थे, अष्टप्रधान उनके अंदर में आते थे, और उन अष्टप्रधान का नाम ये आए दिन क्वेश्चन में पूछता है, हल्के में मत लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। रेड कलर से मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना है। अभी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि सर क्या क्या नोट डाउन करें, कैसे नोट डाउन करें, समझ में नहीं आता। तो देखिए, सबसे पहले तो हेडिंग नोट डाउन कर लो कि शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हो तो शिवाजी का नाम नोट डाउन कर लो। ठीक है, शिवाजी के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप उनका जन्म स्थान, टाइम, बर्थ प्लेस, माताजी पिताजी का नाम नहीं जरूरी है, लेकिन फिर भी माताजी पिताजी का नाम आप एक बार डाउन वहाँ पर लिख लो। किस लिए न्यूज़ में है कि भाई इनकी जो है 350वीं जो है राज्याभिषेक का अभी एनिवर्सरी मना, तो उसको नोट डाउन कर लो। फिर जो मैं उसके बाद बताता हूँ, जैसे मैंने ये बताया कि आप अष्टप्रधान उनकी मंत्रिपरिषद में थी, ये चीज़ नोट डाउन कर लो। फिर नोट डाउन कर लो कि क्या क्या कहते थे, क्या क्या डिपार्टमेंट वो देखता था। अब जो इसके बाद बताऊंगा उसको भी नोट डाउन करना, तो इस तरह से लेके चलना है। फिर करंट अफेयर्स के लिए भी ठीक इसी तरह से नोट्स बनाना है, उसका भी मैं एक छोटा सा आपको किसी दिन ऐसे ही एक रिव्यू दे दूंगा कैसे बनाना है। एक पॉइंट और है कि जैसे मान लीजिए कि लेक्चर शुरू होता है, आप लोग देखना शुरू करते हो, कुछ लोग हाय लिखते हैं, हेलो लिखते हैं। ठीक है, कोशिश करो कि कमेंट जेन्युइन करो, जैसे हाय लिखा और फिर लिख दिया कि सर बाकी लेक्चर्स कहाँ देख सकते हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे जेन्युइन पॉइंट्स लिखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट्स ना खूब जेन्युइन करो, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन अगर कमेंट्स केवल हाय हेलो इधर उधर की बातें कुछ कर दी कि हिंदी में नहीं दे रहे हो, इंग्लिश में नहीं, तो ये सब जो है ना, जब जब तीर कमान से निकल गई तो फिर ये मुद्दा नहीं होता है। अभी हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ा रहे थे तो हिंदी बुक से पढ़ा रहे थे, उसमें प्रॉब्लम अलग तरह की थी। अभी इंग्लिश बुक से पढ़ा रहे थे, उसमें प्रॉब्लम अलग तरह से है। तो देखिए, प्रॉब्लम जिनको जो प्रॉब्लम सीकर है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम सीख करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे। और जो सॉल्यूशन सीकर है, जो किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढता है, जो किसी चीज़ का हल ढूंढना चाहता है, उसको हल मिल जाएगा। तो बी अ सॉल्यूशन सीकर। आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो सॉल्यूशन सीकर रहो। ठीक है, तो चलिए इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, देखते हैं क्या कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रेफर किया था टू गिव कैश सैलरीज, ये नगद वेतन देते थे, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, टू द रेगुलर सोल्जर्स, जो भी उनके दैनिक या नियमित सोल्जर थे उनको। दो समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता था कि चीफ लोगों को ये गिफ्ट भी देते थे, लैंड। ठीक है, मतलब सेना प्रमुख को राजस्व अनुदान, जिसको सरंजाम कहते थे, ठीक ना, सरंजाम या सरंजम कहते थे, ये भी देते थे। तो याद रखिएगा, सरंजाम क्या होता था कि कभी कभी चीफ लोगों को जो भूमि मिलती थी, जो मुख्य अधिकारियों को दी जाने वाली जागीर। ठीक है, फिर आता है अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट क्या है, मिरासदार। मिरासदार कौन होते हैं, दोज विद हेरिडेटरी राइट इन लैंड, ऐसे लोग जिनको जो है मतलब मिलता ही मिलता है, एक हेरिडेटरी राइट होता है ज़मीन पर, मतलब भूमि के वंशाधिकार जिनके ऊपर जिनके पास होते हैं, उन पर ये लोग क्या करते थे, वो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड, उनको बहुत ध्यान से या उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी पॉइंट नोट करेंगे, कहते थे कि ये सप्लीमेंट करते थे अपनी इनकम को, मतलब जो वेतन था, सॉरी इनकम जो थी, उनका आय जो था, वो एक प्रकार कर लगा के भी प्राप्त करते थे, बाई लिवाइंग कंट्रीब्यूशन, लेवी कंट्रीब्यूशन या कर लगा कर भी प्राप्त करते थे। नेबरिंग मुगल टेरिटरीज, जो आसपास की मुगल टेरिटरीज थी, मुगल क्षेत्र थे, उन पर। ठीक है, तो कैसे लगाते थे, पहले तो चौथ लगाते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कर है, दसियों बार पूछा होगा एग्जाम में, तो नोट डाउन करेंगे तुरंत अभी। चौथ लगाते थे, जो कि भू राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था।
इसके अलावा एक कर और लगाते थे जिसका नाम है सरदेशमुखी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सरदेशमुखी, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि सरदेशमुखी जो होता है वो आपका 10% होता है, बट ऐसा नहीं है, ये 10% ऑफ द चौथ होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करेंगे, सरदेशमुखी जो है 10% चौथ का अतिरिक्त कर होता है। ठीक, फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अगर देखी जाए इनकी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक गुरिल्ला युद्ध, मतलब वॉरफेयर में काफ़ी फेमस थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे। गुरिल्ला युद्ध ये होता है कि छुप करके किसी के ऊपर वार कर देना और फिर छुप जाना। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध में प्रशिक्षित थे और छोटी टुकड़ियां लेकर के ही वार करते थे। ठीक है, उसके साथ में कहता है कि एक नाम दे रहा है, मावली और हेतकरी उनके सबसे उत्कृष्ट सैनिक थे। तो अगर क्वेश्चन कहीं पूछता है, नोट डाउन कर लेंगे पहले तो इसको रेड मार्क के साथ, कि मावली और हेतकरी कौन था, तो मावली और हेतकरी सबसे उत्तम सैनिक या सेना के जवान थे, जिनको मावली और हेतकरी बोलते हैं। जैसे आज की डेट में आपको पता है कि ब्लैक कमांडो को बोलते हैं या नेवी सील वालों को बोलते हैं, तो इस तरह के होते हैं ना। ठीक है, तो एनएसजी वालों को बोलते हैं। तो इसी तरह से सबसे इनके पास खतरनाक जो थे वो मावली और हेतकरी थे। फिर बात करते हैं कि नेवी इंक्लूडेड बैटलशिप लाइक गुराब, गलबत एंड पाल। जो नौसेना के जहाजी बेड़े थे उनमें जो है विविध प्रकार के 400 जहाज शामिल थे, जिसमें गुरब, गलबट और पाल जैसे युद्धपोत थे। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, गुरब, गलबट, ठीक, और पाल युद्धपोत। ठीक है, फिर बात आती है फोर्ट्स फाउंड द प्राइम प्लेस इन छत्रपति शिवाजी महाराज स्कीम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो भी फोर्ट्स होते थे, किले, ये दिमाग में रहता था कि सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करना है, इसको सबसे ऊपरी स्तर पर ठीक रखना है। कहने का मतलब कि अगर 10 चीजें ठीक करनी है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हमारा फोर्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा किला जो है वो मजबूत होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो इस पर बहुत ध्यान देते थे, मतलब जो भी सैन्य संगठन की योजना थी उसमें दुर्गों को प्राथमिकता दी जाती थी। फिर बात करता है कि नो सिंगल ऑफिसर वॉज इंटरेस्टेड सोल चार्ज ऑफ ए फोर्ट। किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार नहीं दिया गया था दुर्ग का। ठीक है, इसकी बजाय कई सारे लोग होते थे। जैसे एक होता था हवलदार, ठीक है, जो देखता था, कीज देखता था, यानी कि चाबियां उसके पास रहती थी। फिर होता था सबनीस, सबनीस देखता था मास्टर रोल ऑफ गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि उपस्थिति नामावली और सरकारी पत्राचार के लिए उसको रखते थे। और फिर होता था सरे नौबत या सर नौबत, जिस नाम से भी जानिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी नोट डाउन करेंगे तीनों पॉइंट। चौकी का प्रभार, ठीक है, तो चौकी का प्रभार ये देखता था। ही ऑल्सो बिल्ड सी फोर्ट, उन्होंने समुद्री किलों का भी निर्माण करवाया था। ये दुर्ग जो होते थे वो नौसेना की सुरक्षा करते थे। और जंजीरा के सिद्दी बहुत उस समय शक्तिशाली थे, सिद्दी नाम है, सिद्दी लोग उस समय बहुत शक्तिशाली थे, जंजीरा में रहते थे। तो जंजीरा के सिद्दी और पुर्तगाली, इन दोनों पर जो है नियंत्रण रखी जाती थी। किसके मदद से? जो आपका सी फोर्ट होते थे उनके मदद से। तो याद रखिएगा, जंजीरा के सिद्दी और पुर्तगालियों पर नियंत्रण हेतु समुद्री दुर्ग बनवाए गए थे। कह रहे हैं कि ही ऑल्सो बिल्ट अ फोर्ट नेम्ड पद्मदुर्ग, इन्होंने पद्मदुर्ग नाम का भी एक फोर्ट बनवाया ऑन ए स्मॉल आइलैंड इन फ्रंट ऑफ राजपुरी टू काउंटर द सिद्दी पावर। सिद्दी पावर को काउंटर करने के लिए एक छोटे द्वीप पर जो है पद्मदुर्ग नाम का, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द्वीपीय किला पद्मदुर्ग पर जो है एक छोटे फोर्ट का निर्माण करवाया। उसके अलावा इन्होंने सुवर्ण दुर्ग बनवाया था। उन्होंने 1664 में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंधुदुर्ग किया मालवा में, और सेम टाइम पर स्ट्रेंथन किया विजयदुर्ग को। तो इसके अलावा सुवर्ण दुर्ग, सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग ये बनवा चुके थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जो है ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इससे यूपीपीसीएस में तो पूछ ही सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सर सैयद अहमद खान के बारे में बात करें तो 2023 में सर सैयद अहमद खान की 125वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, यानी कि मृत्यु का जो भी उनका एनिवर्सरी होता है उसको जो है अभी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। सर सैयद अहमद खान एक सिविल सर्वेंट थे, मतलब एक आपका प्रशासक थे, सिविल सेवक थे, पत्रकार थे, शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट बता दिया मैंने, सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे, हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। ठीक है, अगर रिलीजियस व्यू इनका देखा जाए तो इन्होंने एम्फेसाइज किया था वैलिडिटी ऑफ द फ्री इंक्वायरी, मतलब इस्लाम को इंटरप्रेट करते हुए इन्होंने ये कहा कि जिहाद को
इज्तिहाद, ठीक है ना, इज्तिहाद को जो है स्वतंत्र चिंतन और तर्कवाद को बल दिया था इन्होंने। इन्होंने कुरान की शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान द्वारा खोजे गए प्रकृति के नियमों के बीच समानता भी दिखाई थी। यही वही चीज लिखी हुई कि हाईलाइटेड सिमिलरिटीज, मतलब समानता दिखाई बिटवीन कौरानिक रेवलेशंस एंड द लॉज ऑफ यूनिवर्स, मतलब प्रकृति के नियम डिस्कवर्ड बाय द मॉडर्न साइंस। जो मॉडर्न साइंस है यानी कि वर्तमान विज्ञान है, उसके द्वारा दोनों के बीच में जो संबंध है उसको भी दिखाने का प्रयास किया। राइटिंग्स, बहुत सारी रचनाएं की हैं जिसमें असबाब बगावत हिंद, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर निकाला था इन्होंने। टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ द नेटिव पर्सपेक्टिव, किस कारण से हम लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, किस कारण से हम लोग जो है थोड़ा बागी हो रखे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, उसके कारणों को समझाने के लिए। फिर उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामक की एक पत्रिका निकाली। द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट ए मैगजीन वॉज एन ऑर्गन ऑफ द साइंटिफिक सोसाइटी, ये एक साइंटिफिक सोसाइटी की अभिन्न अंग थी। तीसरी चीज़ इन्होंने ये किया, तहजीब उल अखलाक समाज सुधारक नामक पत्रिका की शुरुआत की। तहजीबुल अखलाक, इसको भी नोट डाउन करेंगे, जितनी भी पत्रिकाएं हैं नोट डाउन करते रहेंगे नाम के नीचे। तो मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर इन इंग्लिश में निकालते थे, और इसको जो है तहजीबुल अखलाक को उर्दू में निकालते थे। ये मैगजीन थी जो कि अवेक करती थी लोगों के कॉन्शियसनेस को, लोगों के अंतर्मन को, ठीक है, जिससे कि उसके द्वारा सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर जो है लोगों की चेतना को जागृत करने का प्रयास करते थे। ये एक चीज़ और लिखे थे, क्रिश्चियनिटी पर भी एक बुक लिखे थे जिसका नाम है कमेंट्री ऑन द होली बाइबल, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको भी लिख रखा है। हिस्टोरिकल, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कहता है कि इन्होंने असर उस सनादीन नामक जो है एक डॉक्यूमेंटेशन भी किया था, ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण भी किया था, ठीक है। फिर इनकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, जैसे कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक के रूप में थे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किया है इन्होंने। साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में इन्होंने बनाया है, और उसमें कहा कि मुस्लिम लोगों को जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की उन्नति आधुनिक शिक्षा अपनाने से और अंग्रेजी में निपुणता प्राप्त करने से होगी। उसके लिए इन्होंने कई सारे कॉलेज चलाए, जैसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया इन्होंने, ठीक है, 1875 ईस्वी में। हमेशा इसका ईयर पूछता है तो यूपीपीसीएस के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन कर लेंगे कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1875 ईस्वी में। नेशनल मूवमेंट में इन्होंने दो पॉइंट है इनके बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को मान्यता दी। जब इन्होंने देखा कि इतना झगड़ा झंझट चल रहा है तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को इन्होंने मान्यता दी। इन हिज लेटर ईयर्स, बाद के समय में इन्होंने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए भी प्रेरित कर दिया। तो ये दो चीज़ें इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी लिखने को आता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के संस्थापक सदस्य या उस सिद्धांत के समर्थकों में कौन था, तो एक इनका नाम डाल सकते हैं। फिर बाद के वर्षों में भारतीय मुसलमानों को ये भी कहा कि आप आंदोलन में शामिल मत होइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ इसमें काफ़ी कुछ और था, महिलाओं के अधिकार के बारे में भी एक बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने डिनाउंस किया यानी कि निंदा की कि बहुविवाह मत करिए, पॉलीगैमी मत करिए, इन्फेंटिसाइड मत करिए, भ्रूण हत्या कम कर दीजिए, और बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, ठीक है। तो ये था सर सैयद अहमद खान के बारे में। अगला जो हम लोग का है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कहानी के रूप में बताता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती को पहले तो देख लीजिए, ये है इनकी फ़ोटो, ठीक है। दयानंद सरस्वती जो है अभी सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है एक हाई लेवल कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है जो कि ओवरसी करेगा, देखेगा, निगरानी करेगा 200वां साल लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाला एक समारोह जो है ये लोग मनाने वाले हैं। तो उस उपलक्ष्य में एक हाई लेवल कमेटी को यहाँ पर जो है असाइन किया है या फॉर्म किया है। दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो काठियावाड़ गुजरात के मोरबी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था इनके मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद के सानिध्य में रहते थे और मथुरा में स्वामी विरजानंद के सानिध्य में रहते थे, मतलब इनके गुरु स्वामी विरजानंद थे, और पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं को जो है इन्होंने अध्ययन किया। 1875 ईस्वी में ये लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में एक रचना है, इस रचना का भी ईयर पूछता है यूपीपीसीएस में। उसके अलावा इन्होंने साहित्यिक रचनाओं में वेद भाष्य भूमिका लिखी जो कि वैदिक कमेंट्री है, यानी कि वेदों पर जो है एक टीका है, और दूसरा वेद भाष्य लिखा जो कि यजुर्वेद पर संस्कृत में टीका है,
ठीक है। तो दोनों तीनों ये पॉइंट जो मैंने लिख रखा है इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा इनकी फिलॉसफी की बात करें तो ये मूर्ति पूजा और जो कर्म कांड होता था हिंदू समाज में उसका ये विरोध करते हैं और कहते हैं कि वैदिक विचारधाराएं जो थी उनको फिर से पुनर्जीवित कर देना चाहिए, रिप्लेनिश करने की बात करते हैं। इन्होंने एक जो बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया, ठीक है। फिर इन्होंने एक कास्ट सिस्टम के बारे में एक बात बोली कि जाति जो है वंशानुगत नहीं होती, लेकिन प्रतिभा और जो स्वयं की भावना होती है उस पर जो है आधारित होती है, यानी कि स्वभाव पर आधारित होती है जाति। फिर इन्होंने छुआछूत का भी विरोध किया। वैदिक शिक्षा में सभी वर्गों के लिए जो है ये एजुकेशन की बात करते हैं। उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि ही वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत के विरुद्ध थे, एंड एडवोकेटेड वैदिक एजुकेशन फॉर ऑल द कास्ट, और वैदिक एजुकेशन को सभी कास्ट के लिए जो है एडवोकेट करते थे, मतलब कि उसकी वकालत करते थे। विमेन एजुकेशन के ऊपर क्या बोला, तो पहला तो बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, महिला शिक्षा के बारे में थोड़ा सा कैंपेन चलाए, और फोर्स्ड विडोहुड, जैसे ज़बरदस्ती अगर किसी को वो कर दिया जाता था, विडोहुड का यहाँ पर अर्थ हुआ कि जैसे विधवा महिलाओं को बहिष्कृत कर देते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने लाला हंसराज, मतलब दयानंद सरस्वती की स्मृति में लाला हंसराज एक व्यक्ति थे, उन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की थी। फिर आते हैं हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी पे, तो इन्होंने एक एनलाइटेंड मोनार्की का कंसेप्ट दिया, प्रबुद्ध राजशाही का विचार दिया, जो कि मनुस्मृति से थोड़ा सा उधार लिया गया था, उससे प्रेरित था। इन्होंने कहा कि जो भी जैसे राजशाही है वो पूरी तरह से धर्म के पालन पर आधारित होता है। फिर कुछ हद तक विरोधाभासी धारणा भी इनकी थी, तो वो चीज़ें नहीं जानेंगे, सीधे सोशल मूवमेंट के बारे में देखते हैं। तो काऊ प्रोटेक्शन मूवमेंट इन्होंने चलाया और शुद्धि प्रोग्राम चलाया, गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि कार्यक्रम जो है इन्होंने चलाया। मतलब जो लोग भी कन्वर्टेड हो गए थे किसी और कास्ट में, रिलीजन में, उनको वापस से अपने धर्म में बुलाने का काम ये शुद्धि आंदोलन के जरिए करते थे, ठीक है। फिर पहली बार इन्होंने 1876 में, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, 1876 में पहली बार स्वराज यानी कि स्वशासन को उपयोग किया, और इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस में आगे चल के इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, जैसे लोकमान्य तिलक ने यूज़ किया और महात्मा गांधी ने भी यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें थी इनके बारे में। आर्य समाज और वैदिक स्कूल के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको स्किप करके हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। श्री अरविंदो घोष आपने पढ़ रखा होगा, जब भी नाम आता है लाल बाल पाल तो उसमें चौथा नाम आता है घोष। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी न्यूज़ में क्यों थी ये, तो रिसेंटली ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी, इनका जो जन्म उत्सव है 150वां, ये पूरा साल भर मनाने का जो है निर्णय लिया गया है। तो श्री अरबिंदो जो है कंक्लूड करते हैं ऑरोविल पौंडीचेरी, यानी कि पुडुचेरी के ऑरोविले में इस चीज़ का जो है समापन समारोह, मतलब सॉरी समापन नहीं, समारोह जो है अभी आयोजित हुआ है, ठीक है, उसका समापन वही किया गया। अरविंद घोष के बारे में बात करें तो 20वीं शताब्दी के बंगाली कवि थे, दार्शनिक, नेता, क्रांतिकारी, सब कुछ थे, और इन्होंने गर्मपंथी आंदोलन के अग्रदूत भी थे, कि लाल बाल पाल में नाम लिया जाता है तो इनका भी नाम लिया जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी इनकी सहायता से 1902 ईस्वी में। उसके बाद हिंसा नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध का समर्थन करते थे, ये वाला देख भी लेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907, मतलब 1907 के जो सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत विभाजन जो हुआ था, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप, यानी कि जो क्रांतिकारी दल था उसका ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, उसकी ओर से थे ये, लेड बाई बाल गंगाधर तिलक, जिसको कि बाल गंगाधर तिलक जो है लीड करते थे। अगेंस्ट द मॉडरेटर, जो भी आपके मॉडरेटर थे तो नरमपंथियों के ओर से जो है अगेंस्ट थे उसके बाल गंगाधर तिलक जी। फिर एडवोकेट करते थे पैसिव रेजिस्टेंस का एंड नॉट वायलेंस, मतलब ये नहीं कहते थे कि हिंसा करो, बल्कि कहते थे कि हिंसा नहीं बल्कि सक्रिय प्रतिरोध, कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उसका विरोध तो करो एटलीस्ट, ठीक है। हाउएवर डिड नॉट ओपाइन दैट द अटेन फ्रीडम इट इज़ रॉन्ग टू रिसॉर्ट द वायलेंस, ये कहता है अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो हिंसा का सहारा अगर ले रहे हैं तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। फिर अरविंद घोष के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि अलीपुर बम षड्यंत्र हुआ था 1908 के आसपास, ठीक है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अलीपुर बम केस में एक प्रफुल्ल चाकी थे और किंग्सफोर्ड को उड़ाने ये लोग गए थे, लेकिन गलत रिक्शे पर बम लगाकर उसको उड़ा दिया था। फिर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, साहित्यिक योगदान की,
तो इंदु प्रकाश एक मैगजीन चलती थी, उसमें इनके लिखे हुए एक लेख का नाम है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित किया गया। और इन्होंने उसमें कांग्रेस की अति उदारवादी जो राजनीति थी कि हमेशा इनको लगता था कि कांग्रेस जो है चाटुकारिता कर रही है अंग्रेजों की, और उस हिसाब से अगर चलेंगे तो आपको कुछ सत्ता में पद तो मिल जाएंगे लेकिन भारत पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा, मतलब स्वराज स्थापित नहीं होगा। तो इन्होंने उस तरह से एक लिखा हुआ था कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक है, बाद में जो है इन्होंने ये एडिटर बने वंदे मातरम जो पेपर था उसमें, युगांतर पेपर भी जो इन्होंने चलाया। ठीक है, युगांतर पेपर में तो खुले विद्रोह और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार करते थे, जो कि बंगाली समाचार पत्र था। नोट डाउन करेंगे इसको तुरंत। अरविंद घोष ने 1906 ईस्वी में बंगाली समाचार पत्र युगांतर में खुले विद्रोह और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार किया। दूसरा चीज़ है कि विपिन चंद्र पाल का जो वंदे मातरम था उसका इन्होंने संपादन यानी कि एडिटर भी एडिटिंग करते थे, उसमें एडिटर थे। उसके अलावा इन्होंने 2 और साप्ताहिक पत्रिकाएं शुरू की जो वीकली मैगजीन्स थी, एक हफ्ते में आती थी, जिसका नाम था कर्मयोगी जो कि इंग्लिश में आती थी, और धर्म बंगाल समाचार पत्र था। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप देखते रहिएगा। ठीक है, धर्मा आता था एक और कर्मयोगी आती थी, ये दोनों साप्ताहिक थी। ठीक है ना, शॉर्ट नोट भी मैंने आपके लिए यहाँ पर पढ़ पढ़ के बना रखा है। इसके अलावा दार्शनिक पत्रिका भी एक ये निकालते थे। ठीक है, फिलोसॉफिकल मैगजीन यहाँ पर लिखा हुआ है, हाईलाइट किया मैंने, जिसका नाम था आर्या। ठीक है, तो 1914 में एक दार्शनिक पत्रिका आर्य या आर्या का भी पब्लिकेशन करते थे। हिंदी में आर्य लिखा हुआ है और अंग्रेजी में आर्या पढ़ सकते हैं। कविताएं और पत्र भी निकालते थे, जैसे में कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है एसेज ऑन गीता। एस्से लिखे हुए थे गीता के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एसेज ऑन गीता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आउट करेंगे और इसको तुरंत नोट डाउन करेंगे। फिर है कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द ह्यूमन साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आप लिख लेंगे जो आप बोलने वाला हूँ, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, 1950 में पब्लिश हुआ था ये। सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। हालांकि जो मैंने कहा है नहीं इंपॉर्टेंट है, बुक आप लिख सकते हो, एक जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कुछ बकवास चीज़ें देखने की जगह पे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा प्लेड एन एक्टिव रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट टिल 1910 आफ्टर विच ही बिकम अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर। हुआ क्या कि 1910 तक तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे जो भी भारतीय संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता आंदोलन में, लेकिन उसके बाद से क्या होगा, एक सेंट बन गए या रिफॉर्मर बन गए। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, धार्मिक गुरु टाइप के बन गए ये। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है, जिसका नाम है लाइफ डिवाइन, नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और फिर से वही चीज़ लिखी हुई है, एसेज ऑन गीता लिखा हुआ है, द सेंसिटिव ऑफ होगा, 3-4 चीज़ें फिर से लिखी हुई हैं। ठीक है, एक इन्होंने एक डेवलप किया था एक तरह का योग जिसका नाम था इंटीग्रल योग, एकात्म योग। ठीक है, हिंदी में एकात्म योग जो है इन्होंने शुरू किया था, एक तरह का योग था। ठीक है, योगाचार था। इसमें और कुछ जानने के लिए तो बहुत नहीं है, लेकिन एक थी मीरा अल्फांसा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ही फाउंडेड अ कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स, जो भी स्पिरिचुअल या मतलब आध्यात्मिक खोज में लोग रहते थे उनके लिए एक कम्युनिटी बनाई थी, विच टुक शेप एज द श्री अरबिंदो आश्रम इन 1926 विद मीरा अल्फासा। तो मीरा अल्फासा के साथ 1926 ईस्वी में श्री अरबिंदो ने जो है इस कम्युनिटी को शेप दिया या अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। मीरा अल्फासा जो थी उन्होंने औरोविले की स्थापना की। तो औरोविले जहाँ पर अभी इनका वो जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाया जा रहा है और साल भर मनाया जाएगा, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, वो मीरा अल्फासा की मदद से ही जो है स्थापित किया गया था औरोविले, वहाँ पर मनाया जा रहा है। इसको बोलते हैं द सिटी ऑफ डॉन, यानी कि भोर का शहर। ठीक है, अ यूनिवर्सल टाउन ऑफ पीसफुल प्रोग्रेसिव एंड हारमोनियस एग्जिस्टेंस, ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी पीसफुल, प्रोग्रेसिव, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण, यानी कि आपका हारमोनियस एग्जिस्टेंस यानी कि सामंजस्यपूर्ण और अस्तित्व के लिए निर्मित एक सार्वभौमिक शहर था। उसके अलावा बहुत सारा दर्शन है जिसमें काफ़ी कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को। वे रामानुजाचार्य के शिक्षा से प्रभावित थे, ये चीज़ हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें लिख दी थी, कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। नोट्स कैसे बनाना है वो बता दिया है मैंने। इस पर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ये देखिए, मैंने इस पर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो चीज़ें लगभग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सब में लिख दिया है। पहले तो मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज किया हूँ अपने लेक्चर बनाने के तरीके में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बिरसा मुंडा के बारे में, जल्दी से देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिरसा मुंडा जी। और चूंकि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो है ये सारा कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, पीएम जनमन करके एक स्कीम चली है, तो उसी के अंडर में ये सारी चीज़ें फिर से न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा। मेंस में भी आपको काम देगा, तो ध्यान से सुनिएगा।
कहानी के जैसे मैं ये सारी चीज़ें बता दूंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि जनजातीय गौरव दिवस 2021 से हर साल 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। तो उसमें किया क्या जा रहा है कि जो भी जनजातीय समुदाय थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय स्वतंत्रता में बलिदान दिया, उनके सम्मान के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर, याद रखिएगा, ठीक है। 14 नवंबर आपको पता है चिल्ड्रंस डे, और 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। फिर न्यूज़ क्या है कि बर्थ एनिवर्सरी श्री बिरसा मुंडा, जो कि भगवान बिरसा मुंडा है, उनकी जो है मनाई जा रही है, जो कि रिवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा पूजनीय है भगवान के जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा पूरे देश में। इस ओकेज़न पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक स्कीम लॉन्च करती है। पहला है विकसित भारत संकल्प यात्रा, या मैंने यहाँ लिख रखा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसी अवसर पर लॉन्च हुआ। और पीएम जनमन लॉन्च हुआ पीवीटीजीज के लिए, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। पीवीटीजी टोटल जो है 75 हैं भारत में, और कुछ मतलब 75 कम्युनिटीज़ हैं जो कि पीवीटीजी के अंडर में आती हैं, ठीक है। अब हिंदी तो पीवीटीजी का मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं रुकिए कोशिश करता हूँ, अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पीवीटीजी को हिंदी में भी पीवीटीजी ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है कि हाँ, इसका जो पीएम जनमन है उसका फुल फॉर्म याद जरूर कर लेना यार, यूपीपीसीएस के लिए तो इस तरह की चीज़ें जो है जरूर पूछता है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है। अब बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अब कुछ बातें और है बिरसा मुंडा के बारे में, जैसे कि अर्ली लाइफ अगर देखी जाए तो बिरसा मुंडा को इनको धरती आबा कहा जाता था जब ये मुंडा ट्राइब में जो है जन्मे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुए कहाँ थे, तो जहाँ से पीएम जनमन योजना शुरू हुई है वहीं पर ये पैदा हुए थे, यानी कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, झारखंड के खूंटी जिले में, ठीक है। और खूंटी जिले में भी उलिहातू में जो है मुंडा जनजाति में इनका जन्म हुआ था। सामाजिक सुधार में बहुत सारा जो है ये काम किए थे। जानने वाला काम ये है कि ये जो है बिरसाइत नाम का एक फेथ स्टार्ट किए थे, यानी कि मत की शुरुआत किए थे, ठीक है। फिर इन्होंने एक आंदोलन किया था, इसका नाम है उलुगुलान। तो उलुगुलान आंदोलन के नाम से पूछता है, जिसको द ग्रेट ट्यूमल्ट भी बोलता है। वो कौन शुरू किया था कभी कभी पूछता है। फिर जो है ये भगवान के रूप में पूजे जाते थे, आपको पता ही है। पहले ये एक वो हुआ करते थे, वैद्य टाइप के हुआ करते थे, और बाद में जो है प्रभु के रूप में पूजे जाने लगे। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को पास करना पड़ा था। कौन सा आंदोलन था, तो उलगुलान आंदोलन जो था। फिर कहता है इस अधिनियम ने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों की भूमि को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो अधिनियम आया था, इसमें कहा गया था कि जो भी आदिवासी हैं वो गैर आदिवासियों को अपनी ज़मीन स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें श्री अल्लूरी सीताराम राजू। तो इनका जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर काजी नजरुल इस्लाम है, राजा रवि वर्मा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, और एक दो और छोटी छोटी पर्सनालिटीज़ हैं, मतलब छोटे लेक्चर्स हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो यार कम से कम लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो तुम लोग। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक का बटन दबाइए, उससे थोड़ा बूस्ट होता है, लेक्चर बनाने का मन करता है। बाकी एग्ज़ाम नज़दीक है, प्रिपरेशन करते रहिए, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है जरूर देखते रहिए। जो भी दोस्त यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जरूर देखें। ये नहीं कि मेरे लिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता ही है कि आयोग तो अब ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरी, कि मैं आंसर की जारी नहीं करूँगा। आपने भी सुना होगा ये न्यूज़ की बौद्धिक संपदा कह करके जो है, और न्यूज़ को जो है नकार दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।